हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, आज के वीडियो में शुरू करते हैं 28 अगस्त के करंट अफेयर। और ये रहा पहला प्रश्न है कि विश्व जल सप्ताह 2021 कब आयोजित किया गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 23 से 27 अगस्त तक। तो फ्रेंड्स, विश्व जल सप्ताह जब मनाया जाता है तो यहाँ पर जब भी लिखा जाता है वर्ल्ड वाटर वीक, तो इसके पहले एक शब्द आता है सीवी। सीवी का मतलब क्या है? एग्जाम में आ सकता है, तो याद रखना। सीवी का मतलब होगा, मतलब कि सीवी का जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा? स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो सीवी के द्वारा आयोजित यह एक वार्षिक कार्यक्रम है विश्व जल सप्ताह 2021, जिसका आयोजन किया गया 23 से 27 अगस्त तक। अच्छा, ये बताओ कि इसकी थीम क्या है? तो 2021 में इसकी थीम रखी गई है बिल्डिंग रिलीजियंस फास्टर। बिल्डिंग रिलीजियंस फास्टर। और सीवी के कार्यकारी निदेशक कौन है? टार्गनी होमग्रेन है। और सीवी का मुख्यालय मिलेगा आपको स्वीडन के स्टॉकहोम में। नाम में ही स्टॉकहोम लिखा हुआ है। अच्छा, एक बात और याद रखना कि विश्व जल दिवस जो कि होता है प्रतिवर्ष 22 मार्च को, इस साल की थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है। थीम एग्जाम में आ सकती है और थीम है वैल्यूइंग वाटर। ठीक है, और इसका पहली बार आयोजन कब हुआ था? 22 मार्च 1993 में। बेंगलुरु मेट्रो के विकास के लिए भारत ने किस संस्था से $500 मिलियन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन ए, यानी कि एशियाई विकास बैंक। ये बताओ कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय इसका मिलेगा आपको फिलीपींस में, मंडालुयोंग में। और वर्तमान में एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मसासुगु असाकावा। और एडीबी की स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 में। एक बात याद रखना कि बेंगलुरु मेट्रो में कुल 56 किलोमीटर की लंबाई वाली 2 नई मेट्रो लाइनों को बनाया जाना है, जिसके लिए ये जो टाई अप है या जो समझौता है ये किया गया है। और हाँ फ्रेंड्स, आपका रिवीजन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी परीक्षाएं तेजी से निकट आ रही हैं और अगर आपने जितना भी करंट मैंने पढ़ाया है उसका नोट्स आपने तैयार नहीं किया हुआ है तो ये पीडीएफ आपके बड़े ही काम आएगी। जितने भी प्रश्न हमने दिसंबर से लेकर अब तक किए हैं डिस्कस, सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे और इसे आप आसानी से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले, कहीं पर भी आप रहेंगे, जब आपको समय मिले तो आप इस पीडीएफ को खोलकर पढ़ सकते हैं और ये पीडीएफ आपको औरों से निश्चित रूप से आगे और अपडेट रखेगी। ठीक है, और इस पीडीएफ को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। थोड़ी सी कास्ट आपकी लगेगी, लेकिन फ्रेंड्स याद रखना कि ये जो कास्ट है ये आपके करियर के लिए किया गया सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट साबित जरूर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये बताओ कि ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस यानी कि एपीएससी, या इसको कहते हैं तहरीके हुर्रियत। तो तहरीके हुर्रियत के बारे में सही कथन आपको चुनना है। यह 26 राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों का एक गठबंधन है। ये तो सही है। तो इसका गठन 9 मार्च 1996 में हुआ था। गलत। ए और बी दोनों सही हैं, गलत। तो यहाँ पर बाकी के तीनों विकल्प गलत हैं, सही है केवल ऑप्शन ए। अब देखो, जो ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है इसका गठन हुआ था 9 मार्च 1993 में। ठीक है, इसको आप याद रखना। और ये जो एपीएससी है ये चर्चा में क्यों है? तो फ्रेंड्स याद रखना कि केंद्र सरकार गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून यूएपीए के तहत हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों गुटों पर आतंकवाद को आर्थिक सहायता पहुंचाने के कारण प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में अब ये जो प्रश्न है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। और हाल ही में समाचार में रहा आईएनएस शक्ति निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? आईएनएस शक्ति का संबंध है दीपक श्रेणी से। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसका निर्माण ट्राइस्टे की एक इतालवी जहाज निर्माण कंपनी है जिसका नाम है फिकंटियरी के द्वारा किया गया है। और यह दीपक श्रेणी का दूसरा और अंतिम जहाज है। 22 अगस्त 2021 को एक भारतीय नौसैनिक जहाज आईएनएस शक्ति श्रीलंका को कोविड-19 महामारी में लड़ने में मदद करने के लिए 100 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन लेकर श्रीलंका पहुंचा था। और यही वजह है कि ये जो प्रश्न है आपके सामने है, आईएनएस शक्ति ये किस श्रेणी का जहाज है? तो यह दीपक श्रेणी का जहाज है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन बी, यानी कि बेंगलुरु। ठीक है, तो इसको जो है ओहमियम इंटरनेशनल, जो कि अमेरिका की कंपनी है, तो ओहमियम इंटरनेशनल ने बेंगलुरु में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की है। तो क्योंकि भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई है तो यह प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट में टिक कर लेना। ठीक है, और बात करेंगे अगर ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, तो ग्रीन हाइड्रोजन को गैर जीवाश्म स्रोतों से बनाया जाता है। गैर जीवाश्म का मतलब
ऐसे जो स्रोत होते हैं जो कि जैसे कोयला हो गया या फिर खनिज तेल हो गया या फिर कोई भी अन्य खनिज हो गया, तो उससे नहीं, इसे जो रीन्यूएबल तरीके से बनाया जाता है। भारत में हरित हाइड्रोजन बनाने में क्या होगा कि आयात करने के बजाय इसके जो निर्माता होंगे उनको लाभ मिलेगा। तो इससे जो है वातावरण भी स्वच्छ रहेगा और काफ़ी फायदे होंगे, जो बनाएगा उसको भी फायदा रहेगा। हाल ही में संपन्न 11वीं ब्रिक्स NSA की वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता किसने की है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, ब्रिक्स की अध्यक्षता 2021 यानी कि वर्तमान वर्ष में कौन करेगा? अपना प्यारा भारत। और ये जो ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है, ये क्रम में 15वीं मीटिंग होगी। इसका आयोजन नेक्स्ट मंथ यानी कि सितंबर में किया जाएगा। तो डेफिनेटली इसका जो आंसर है अब आप समझ गए होंगे कि 11वीं ब्रिक्स NSA की जो वर्चुअल मीटिंग हुई है उसकी अध्यक्षता की गई है अजीत डोभाल जी के द्वारा। और ये कौन है? ये हैं हमारे प्यारे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो 24 अगस्त को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ब्रिक्स के उच्च प्रतिनिधियों की 11वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। चूंकि भारत 2021 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष है, इसलिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बैठक की अध्यक्षता की है। और ये जरूर याद रखना कि 15वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा ये कब होगा? तो ये सितंबर 2021 में होगा और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता करेगा भारत। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ और भी खेल होने वाले हैं और कुछ समिट होने वाले हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि अगर हम बात करें तो ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन होगा न्यूजीलैंड में। ICC पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कब होगा? 2023 में होगा। इसका जो मतलब आयोजन होगा वो कहाँ पर होगा? भारत में होगा। अच्छा, ये बताओ कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ पर होगा? तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2021 में ही होना है। कहाँ पर होगा? भारत में होगा। और 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप ये कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा 2022 में। तो ये 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप है और इसका आयोजन 2022 में कहाँ पर होगा? तो कतर में होगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होने चाहिए। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 100 दिनों का सुजलम अभियान शुरू किया है? 100 दिनों का सुजलम अभियान शुरू किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ये बताओ कि जल शक्ति मंत्री कौन है? तो ये हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। अब सुजलम अभियान के अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर जो अपशिष्ट जल है उसके प्रबंधन के द्वारा अधिक से अधिक गाँवों में खुले में शौच मुक्त यानी कि ODF बनाने का अभियान शुरू किया गया है। और यह अभियान 25 अगस्त 2021 से आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में शुरू हुआ है। तो सुजलम अभियान के जो 3 मुख्य फोकस हैं, जो 3 मुख्य बिंदु हैं वो आप जान लो। 1 मिलियन सोख गड्ढों का निर्माण करना, शौचालयों की रेट्रोफिटिंग करना और नए घरों में शौचालयों की सुविधा को उपलब्ध करवाना। तो ये हैं सुजलम अभियान के 3 फोकस। ठीक है, और याद रखना कि यह 100 दिनों का एक अभियान है और इसको प्रायोजित कर रहा है जल शक्ति मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। 26 अगस्त 2021 से किसने मंथन 2021 को लॉन्च किया है? यह एक हैकथॉन है जो कि 36 घंटे चलेगा। मंथन 2021, तो इसको लॉन्च किया गया है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE के अलावा पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो BPR&D के द्वारा, यानी कि दोनों यहाँ पे विकल्प सही हैं। संयुक्त रूप से A और B इसका उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स, हैकथॉन मंथन 2021 के बारे में जान लीजिए कि यह हमारी खुफिया एजेंसियों के सामने आने वाली सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए नवीन अवधारणाओं और प्रौद्योगिकी समाधान की पहचान करने की पहल है। ये 36 घंटे का एक ऑनलाइन हैकथॉन है और इसका आयोजन 28 नवंबर से चलेगा 1 दिसंबर तक। ठीक है, याद रखना है इसको। निम्नलिखित में से किस संगठन ने एशिया और प्रशांत के लिए प्रमुख संकेतक 2021 रिपोर्ट जारी की है? प्रमुख संकेतक 2021 रिपोर्ट को जारी किया गया है किसके द्वारा? तो एशियाई विकास बैंक के द्वारा। विकल्प डी इसका यहाँ पर बिल्कुल सही है। एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB द्वारा एशिया और प्रशांत 2021 के लिए प्रमुख संकेतक जारी किए गए हैं। और प्रमुख संकेतक यह संकेत करता है कि वर्तमान की जो महामारी है कोविड-19, ये हमारे जो SDG लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में एक बड़ी बाधा है। रिपोर्ट के अनुसार इस महामारी ने पिछले वर्षों की तुलना में विकासशील एशिया में अनुमान लगाया गया है कि 75 से 80 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी की अवस्था में ढकेल दिया है। अच्छा, ये बताओ कि BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन A यानी कि पंकज कुमार सिंह। ठीक है, तो फ्रेंड्स 58 साल के पंकज सिंह
राजस्थान कैडर के अधिकारी हैं और अभी बीएसएफ के स्पेशल डीजी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पंकज सिंह वर्तमान में बीएसएफ के नई दिल्ली हेडक्वार्टर में स्पेशल डीजी के रूप में कार्यरत हैं। वह 31 अगस्त को बीएसएफ के महानिदेशक के तौर पर कार्यभार संभालेंगे और करीब 27 साल पहले उनके पिता प्रकाश सिंह भी इस पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। तो ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा आपको। और इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं अभी हाल ही में, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि एक नियुक्ति हुई है संदीप बख्शी जी की, जो कि आईसीआईसीआई बैंक के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। अतनु कुमार दास को बनाया गया है बैंक ऑफ इंडिया का एमडी और सीईओ। एस मल्लिकार्जुन राव ये हैं पीएनबी के एमडी और सीईओ। उदय कोटक, ये कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ हैं। जबकि श्याम श्रीनिवासन फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ हैं। ये बताओ कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं वो कौन है? तो ये हैं वी वैद्यनाथन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस मनाया गया, इंटरनेशनल डॉग डे। तो ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया अभी हाल ही में 26 अगस्त को। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय डॉग डे के बारे में बात हो रही है। तो 2004 में एक पेट लाइफ स्टाइल एक्सपर्ट थे जिनका नाम था कोलिन पेज, और ये एक जाने माने पशु बचाओ एडवोकेट भी थे, डॉग ट्रेनर भी थे और लेखक भी थे। तो उन्होंने ही इस दिवस की शुरुआत करी थी इंटरनेशनल डॉग डे के बारे में। और इसके अलावा उन्होंने तमाम अन्य डेज की भी शुरुआत की, जैसे कि नेशनल पपी डे, नेशनल मड डे, नेशनल कैट डे, नेशनल वाइल्ड लाइफ डे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो देखो बात यहाँ पर हो रही है अब डेज की। तो एक बार मैं आपका रिवीजन करवा देता हूँ, अगस्त माह के सभी इंपॉर्टेंट डेज आपको पता चल जाएं। तो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं 1 अगस्त। तो 1 अगस्त को क्या मनाया गया? 1 अगस्त को मनाया गया मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। और अगस्त माह का जो पहला सप्ताह था उसे क्या मनाया गया? तो इसे मनाया गया विश्व स्तनपान सप्ताह, जिसकी थीम लगाई गई प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। 3 अगस्त को क्या मनाया गया था? हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया गया था। 6 अगस्त को क्या मनाया गया? 6 अगस्त था हिरोशिमा दिवस। 8 अगस्त को क्या मनाया गया? अगस्त क्रांति दिवस। 9 अगस्त को क्या मनाया गया? विश्व आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस। इसके बाद आता है 10 अगस्त। तो 10 अगस्त को क्या मनाया गया था? विश्व शेर दिवस, जिसकी थीम लगाई गई स्लो एलिमिनेशन ऑफ द अफ्रीकन लायन। और 10 अगस्त को ही एक दिवस और था, याद है? विश्व जैव ईंधन दिवस, ये भी था 10 अगस्त को ही। इसके बाद 12 अगस्त को क्या मनाया गया? विश्व युवा दिवस, जिसकी थीम लगाई गई ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानेटरी हेल्थ। और 12 अगस्त को ही मनाया गया था विश्व हाथी दिवस। ठीक है, और 13 अगस्त, तो 13 अगस्त को मनाया गया था विश्व अंगदान दिवस। 14 अगस्त को क्या मनाया गया? 14 अगस्त को मनाया गया विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। तो ये पहली बार मनाया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। 14 अगस्त को क्या मनाया गया? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। तो ये पहली बार मनाया गया था 2021 में। इसके बाद आता है 16 अगस्त। तो 16 अगस्त में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, प्रत्यक्ष कार्रवाई स्मृति दिवस मनाया गया। इसके बाद आता है 21 अगस्त। तो 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया। साथ ही साथ 21 अगस्त को ही एक दिवस और था, वो कौन सा था? आतंकवाद के पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस। ठीक है, अब यहाँ पर याद आ रहा है कि 20 अगस्त को एक दिवस था जिसका नाम था विश्व मच्छर दिवस। एक दिवस और था 20 अगस्त को, याद होगा आपको, अक्षय ऊर्जा दिवस। और एक दिवस और, तो कौन सा था? सद्भावना दिवस। तो 20 अगस्त को 3 महत्वपूर्ण दिवस थे, विश्व मच्छर दिवस, अक्षय ऊर्जा दिवस और सद्भावना दिवस। ठीक है, बात करते हैं 19 अगस्त के बारे में। तो 19 अगस्त को क्या मनाया गया था? विश्व मानवतावादी दिवस। और इसके बाद आता है 22 अगस्त। ठीक है, तो 22 अगस्त को क्या मनाया गया था? विश्व संस्कृति दिवस। विश्व संस्कृत दिवस, ये जो लैंग्वेज होता है, संस्कृति नहीं, कल्चर नहीं, संस्कृत। ठीक है, लैंग्वेज। और 26 अगस्त को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस। ठीक है, और इसका रिवीजन हम कई बार करेंगे ताकि ये सारे दिवस आपको रट जाएं। हाल ही में मदर टेरेसा की जयंती कब मनाई गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 अगस्त। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अब मदर टेरेसा के बारे में कई सारे पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, मदर टेरेसा का जन्म हुआ 26 अगस्त 1910 में। कहाँ पर हुआ? अल्बानिया में, जो कि नॉर्थ मैसेडोनिया में स्थित है।
इनकी जो डेथ हुई वो 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस दिन मनाया जाता है। उसी दिन 1997 में 1997 में हुई थी, कहाँ पर? कोलकाता में। इनको जो है नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। कब दिया गया था? 1979 में दिया गया, और उसके नेक्स्ट ईयर यानी कि 1980 में इन्हें सम्मानित किया गया भारत रत्न पुरस्कार से। भारतीय नागरिकता इनको दी गई थी कब? 1948 में ही दी गई थी। और रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा कलकत्ता की सन टेरेसा के नाम से उनको नवाजा गया था। इनका जो वास्तविक नाम था, याद रखना, आनेजे गोंजा बोयाजियून है इनका ये वास्तविक नाम है। और मदर टेरेसा के निधन के 19 साल के बाद उनको संत की उपाधि 4 सितंबर 2016 को दी गई थी। तो ये सारे पॉइंट जो हैं, इसमें से कोई भी एक पॉइंट कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। और फ्रेंड्स अब बात करते हैं क्विज नंबर 225 की। तो प्रश्न ये था कि कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो इसका उत्तर रहा था ऑप्शन सी यानी कि मध्य एशिया। तो आप सभी के जो उत्तर रहे बड़े शानदार रहे, मैंने सभी का आंसर रीड किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिलहाल आपको बता दें कि कुषाण जो थे ये मूलतः सेंट्रल एशिया के निवासी थे। ये घुमंतू लोगों के वंशज थे जिन्हें यूची कहा जाता है। और दूसरी सदी ईसा पूर्व में लगभग 200 BC में ये मध्य एशिया से दक्षिण पश्चिम में जा बसे। कुषाणों का पहला नेता कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुजल कैडफिसस। कुजल कैडफिसस ने 50वीं ईस्वी के आसपास शकों को पराजित किया था और फिर अपने राज्य का जो विस्तार था वो भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र तक कर लिया था। अब कुषाण वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक है वो है कनिष्क 72वीं ईस्वी। ठीक है, और ये रहा आज का प्रश्न। बताओ कि प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र शुंग या फिर वसुमित्र? और फ्रेंड्स आपको याद दिला दें कि लेक्चर की PDF अगर आपने डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टडी विज्ञान प्रकाश टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा और पूरे 8 महीने की जो संपूर्ण करंट की PDF है, अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।